नमस्कार बच्चों, आप सभी का 12वीं आर्ट्स में भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आज हम जनसंख्या संगठन के विषय में अपनी समझ को विकसित करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने जनसंख्या वितरण, घनत्व, उसको प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या वृद्धि, उसके कारण और समस्या को दूर करने के उपाय दूसरे अध्याय में पढ़ चुका है। आज हम जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व में की जनसंख्या में बहुत विविधता पाई जाती है। ये विविधता आयु, लिंग, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाती है। ये विविधता हम देखते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं वो निवास करते हैं और उन लोगों में आयु में, शिक्षा में, व्यवसाय में और जीवन प्रत्याशा में जो विविधता होती है उसी को जनसंख्या संगठक के नाम से हम जानते हैं। ये जो विविधताएं पाई जाती हैं यही जनसंख्या संगठक के प्रमुख सूचक हैं। विश्व स्तर पर ये जो भिन्नता है जनसंख्या में, ये जनसंख्या संगठक का एक भाग है। विश्व में पुरुषों की संख्या जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है और महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है। लेकिन अगर हम महाद्वीपीय स्तर पर देखें तो महाद्वीपीय स्तर पर यूरोप है, उत्तर अमेरिका है और अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे पुरुषों की संख्या कम पाई जाती है और महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। इसका कारण है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो युद्ध में युवा जनसंख्या मारी गई, युवा पुरुष मारे गए, जिसके कारण से वहाँ पे पुरुषों की संख्या में कमी पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिका है, न्यूजीलैंड है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे पुरुषों की अधिकता है, पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पुरुषों के अधिक होने का जो कारण है वो है कि यहाँ पे लोग दूसरे देशों से या दूसरे महाद्वीपों से प्रवास करते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे पुरुषों की संख्या में वृद्धि पाई जाती है। और विकासशील देशों के बारे में जब हम देखते हैं विकासशील देशों को, तो वहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से कम होती है। वहाँ पुरुषों की संख्या अधिक होती है और महिलाओं की संख्या जो है वो कम होती है। पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या का कम होने का जो कारण है वो है वहाँ की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति पुरुषों से नीची होने के कारण से वहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या जो है वो कम होती है। और अल्प विकसित देशों में भी हम देखें तो वहाँ भी यही स्थिति है, महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से कम पाई जाती है। सर्वाधिक लिंगानुपात हम देखते हैं यूरोपीय देशों में पाया जाता है। यूरोपीय देशों में 1057, उत्तर अमेरिका में 1050 और अफ्रीका में ये लिंगानुपात जो है 1017 है। एशिया महाद्वीप में हम देखें तो एशिया और अफ्रीका में ये लिंगानुपात जो है वो 960 है। और हमारे भारत में 2000 की जनसंख्या के जनगणना के आधार पर हम देखें, 2011 की जनगणना के आधार पर हम देखें तो यहाँ पे लिंगानुपात जो है वो 940 पाया जाता है। स्त्री और पुरुष किसी भी देश की जनसंख्या के महत्वपूर्ण जननांकिकी विशेषता होती है। स्त्री और पुरुष की संख्या किसी भी देश के महत्वपूर्ण जननांकिकी विशेषता होती है और किसी देश का या क्षेत्र में जो पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात होता है वही कहलाता है लिंगानुपात। स्त्री और पुरुष के जो अनुपात होते हैं उसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। इस अनुपात को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट किया जाता है, अलग अलग तरह से प्रकट किया जाता है। हमारे देश में ये लिंगानुपात जो है वो 1000 व्यक्ति पर महिलाओं की संख्या इस आधार पर प्रकट किया जाता है। 1000 पुरुषों पे महिलाओं का जो अनुपात है वो लिंगानुपात कहलाता है। जैसे 2011 के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे देश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं थी। लेकिन बुढ़ापे के समय, वृद्ध अवस्था में ये लिंगानुपात जो है
बदल जाता है। पुरुषों की संख्या कम हो जाती है और महिलाओं की संख्या जो है वो अधिक हो जाती है या स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। लिंगानुपात से स्त्रियों की स्थिति की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक। लिंगानुपात को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो है जन्म दर। जिस देशों में जन्म दर ऊंचा होता है वहाँ लिंगानुपात जो होता है वो कम होता है, न्यून होता है, क्योंकि जन्म जो है वो पुरुषों की जन्म के समय पुरुषों की संख्या अधिक होती है और महिलाओं की संख्या कम होती है। इसलिए जो लिंगानुपात का जो दर होती है वो उच्च जन्म दर में कम पाई जाती है। मृत्यु दर दूसरा जो है लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला कारक वो है मृत्यु दर। जिस क्षेत्र में या जिस देश में उच्च मृत्यु दर होती है तो वहाँ भी लिंगानुपात जो है वो कम पाया जाता है, क्योंकि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की मृत्यु दर जो है सामान्यतः अधिक पाई जाती है। इसलिए जो लिंगानुपात है उसका दर जो होता है उच्च मृत्यु दर में भी कम पाया जाता है। फिर प्रवास के कारण से लिंगानुपात जो है वो बढ़ता है। प्रवास जब होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान लोग रोजगार के लिए प्रवास करते हैं तो इससे जिस स्थान से प्रवास हो रहा है वहाँ भी लिंगानुपात एकदम से कम हो जाएगा और ये अनुपात जो है वो बढ़ जाएगा। या जिस स्थान की ओर प्रवास करते हैं वहाँ भी एकदम से संख्या जो है वो बढ़ जाती है और ये लिंगानुपात जो है वो अधिक हो जाता है। युद्ध के कारण भी लिंगानुपात अधिक होता है, क्योंकि युद्ध में जो ज़्यादातर पुरुष ही भाग लेते हैं अतः इससे भी लिंगानुपात जो होता है वो बढ़ जाता है। हम विकासशील देशों के विकसित देशों में लिंगानुपात को देखें तो विकसित देशों में लिंगानुपात जो है वो पुरुषों के पक्ष में होता है, स्त्रियों के पक्ष में होता है। विकसित देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में होता है, वहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है और उस देश में स्त्रियों की स्थिति उच्च है, स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर है, पुरुषों के बराबर स्त्रियों का दर्जा है, सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी है, इसलिए वहाँ पे स्त्रियों की संख्या जो है वो अधिक पाई जाती है। विकासशील देशों में अगर हम देखें तो विकासशील देशों में ये पुरुषों के पक्ष में होती है, क्योंकि पुरुषों की संख्या वहाँ पे अधिक होती है और महिलाओं की संख्या कम होती है, क्योंकि विकासशील या अल्प विकसित देशों में जो महिलाओं की स्थिति होती है समाज में वो नीची होती है और नीची होने के कारण स्त्रियों की संख्या जो है वहाँ पे कम पाई जाती है। लिंग अनुपात विश्व में महिलाओं की स्थिति का सूचकांक होता है, इससे हम स्त्रियों की स्थिति की जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात जो है वो लैटविया में पाया जाता है। लैटविया जो है ये यूरोपीय देश में पाया जाता है, यूरोपीय महाद्वीप में पाया जाता है। यूरोपीय महाद्वीप का देश है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे सोवियत संघ में सम्मिलित कर लिया गया है। यूरोपीय देशों में पुरुषों की कमी अत्यधिक पुरुषों के प्रवास के कारण से होती है। हम ये अनुपात देखेंगे लिंगानुपात विश्व में तो यूरोप में देखें तो 1057 है, उत्तर अमेरिका में देखें तो यहाँ 1050 है, अफ्रीका में 1017 है, दक्षिण अमेरिका में 990 है, ऑस्ट्रेलिया में 960 है और हमारे भारत में 940 है। दूसरा जो जनसंख्या संगठन का मुख्य तत्व है वो है आयु संरचना। आयु संरचना जो है विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को आयु संरचना में दर्शाया जाता है। आयु संरचना को आयु के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक तो बाल जनसंख्या, दूसरी युवा जनसंख्या और तीसरी जो है वो है वृद्ध जनसंख्या। बाल जनसंख्या में 15 वर्ष तक के आयु की जनसंख्या को रखा जाता है। 15 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या को बाल जनसंख्या कहते हैं और इसमें जो विश्व में बाल जनसंख्या है वो पाई जाती है 35.6। विश्व की कुल जनसंख्या में 35.6% जो है वो बाल जनसंख्या है और विकसित देशों में ये प्रतिशत 25 है और विकासशील देशों में ये प्रतिशत जो है वो 40% पाया जाता है। जिन देशों में जन्म दर ऊंची होती है वहाँ पे बाल जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो अधिक पाया जाता है। दूसरी जो जनसंख्या है वो है युवा जनसंख्या। ये युवा जनसंख्या जो है 15 से लेकर के
60 वर्ष तक के लोगों को या आयु वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, 15 से लेकर 60 वर्ष। लेकिन विकसित देशों में ये जनसंख्या की आयु जो है वो 15 से लेकर के 65 वर्ष तक की है। 15 से 65 वर्ष तक के लोगों को इस जनसंख्या में सम्मिलित करते हैं, युवा जनसंख्या में। और ये जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या होती है, क्योंकि ये आर्थिक उपार्जन करने का काम करती है, अर्जन करने का काम करती है। आर्थिक विकास में, देश के विकास में युवा जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसके अतिरिक्त वृद्ध जनसंख्या और बाल जनसंख्या जो है इस जनसंख्या पर आश्रित होते हैं। तीसरी जो है वो है वृद्ध जनसंख्या। जो आयु संरचना में तीसरा जो है वो है वृद्ध जनसंख्या। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को या अधिक आयु वर्ग के लोगों को जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है, जिसको कहा जाता है वृद्ध जनसंख्या। विकसित देशों में इस जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 15 है और विकासशील देशों में इस जनसंख्या का प्रतिशत 5 है। और हमारे भारत में इस जनसंख्या का प्रतिशत जो कि 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, इनका प्रतिशत जो है वो 8 पाया जाता है। आयु संरचना को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला जो कारक है वो है जन्म दर। जब उच्च जन्म दर जिस क्षेत्र में होती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ बाल जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जन्म दर जब कम होता है, न्यून होता है, तो इसका मतलब वहाँ पे युवा जनसंख्या जो है अधिक पाई जाएगी, वहाँ युवा जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा जो कारक है वो है मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर अधिक होने से बाल जनसंख्या का अनुपात कम होता है। उसी प्रकार जब वृद्ध मृत्यु दर कम होती है तो वृद्ध जनसंख्या का अनुपात जो है वो बढ़ जाता है। वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाती है जब वृद्ध मृत्यु दर कम होती है, और बाल मृत्यु दर अधिक होती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बाल जनसंख्या का प्रतिशत जो है या बाल जनसंख्या का अनुपात जो है वो कम पाया जाता है। तीसरा जो है वो है प्रवास। प्रवास के कारण भी जो प्रवास होता है, जहाँ से होता है वहाँ पे ये जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और ज़्यादातर प्रवास जो है वो युवा जनसंख्या के द्वारा किया जाता है। युवा जनसंख्या प्रवास करती है, रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ये स्थानांतरित होते हैं। इसलिए जिस स्थान से इनका स्थानांतरण होता है या प्रवास होता है उस स्थान पर जनसंख्या कम हो जाती है, इस वर्ग के लोग कम पाए जाते हैं। और जिस स्थान की ओर होता है वहाँ पे इस वर्ग के लोग, युवा जनसंख्या के लोग जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो जनसंख्या संगठक का तत्व है वो है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या जो है वो जनसंख्या की क्रियाशीलता के आधार में या क्रियात्मक विशेषता के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। एक तो ग्रामीण जनसंख्या और दूसरी नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के संरचना में, स्वरूप में, उसके वितरण में, उनके रहन सहन में, उनके जीवन स्तर में और उनके विकास में, घनत्व में अंतर पाया जाता है। हम इन्हीं अंतरों को देखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित होते हैं। वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय का कार्य करते हैं, जैसे कृषि करना, खान खोदना, मछली पकड़ना, कंदमूल फल फूल एकत्र करना, संग्रहण का कार्य, ये ग्रामीण जनसंख्या के लोगों का व्यवसाय है। और नगरीय जनसंख्या जो है वो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में संलग्न होती है। द्वितीयक व्यवसाय निर्माण उद्योग हैं, कल कारखाने, औद्योगिकरण में लगे हुए लोग जो हैं वो द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित हैं। और तृतीयक व्यवसाय मतलब जो व्यापार है, संचार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बैंक है, यातायात है, ये सारी सुविधाएं प्रदान करना ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो नगरीय जनसंख्या के लोग जो हैं वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। दूसरा जो है कि ग्रामीण जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों को उसके मूल रूप में उपयोग करती है, उसके मूल रूप में उसका दोहन करती है। और नगरीय जनसंख्या जो है वो प्राकृतिक संसाधन के मूल रूप को परिवर्तित करके, उसके गुणों को बदल करके उसका उपयोग करती है।
तीसरा हम देखते हैं कि गांव में यातायात है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, इनकी कमी पाई जाती है। और शहरों में, नगरों में ये सारी चीज़ों की सुविधाएं होती है, यातायात के साधनों की सुविधा है, मनोरंजन के साधनों की सुविधा है और शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है। ये शहरी या नगरीय क्षेत्रों में ये सुविधाएं व्याप्त होती हैं। हम इसमें चौथा अंतर देखते हैं कि गांव में जो जनसंख्या है उनका प्रतिशत कम होता है, कम जनसंख्या गांव में निवास करती है, शहरों की जनसंख्या जो है वो अधिक होती है। और पांचवा जो है वो है कि गांव में प्रदूषण की समस्या कम रहती है, प्रदूषण कम होते हैं और शहरों में या नगरों में प्रदूषण की समस्या जो है बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक होती है। इसके बाद का हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आप लोगों के लिए भेजा जाएगा, तो इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।